नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। शिक्षा पॉइंट पर उपस्थित हूँ। 12वीं कक्षा हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा गद्य खंड की एक लघु कथा पहचान के साथ हम इस पाठ के लेखक, इस कहानी के कहानीकार हैं असगर वजाहत, है ना। 6ठा अध्याय है इस किताब का और ये लघु कथाएं हैं इनकी 4। तो पहली जो लघु कथा है शेर, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। इसलिए इनका जीवन परिचय भी उसी वीडियो में दे दिया गया है। उसका लिंक इस वीडियो में डाल दिया जाएगा, आप उससे रूबरू हो सकते हैं। हम देखते हैं उनका जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था, है ना, फतेहपुर उत्तर प्रदेश में, है ना। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में कार्य किया उन्होंने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और आज भी वो लेखन में ये हर तरह की रचनाएं रचते हैं। कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, पटकथा भी लिखते हैं, है ना, पत्रकारिता भी की है इन्होंने। तो हर तरह के लेखन का समावेश इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ जो है ये पाठ असगर वजाहत की कहानी संग्रह से संकलित है, पहचान। इसमें इन्होंने ये बताया है, मूल संदर्भ या मूल जो इसका प्रसंग है वह यह है कि राजा कैसी प्रजा चाहता है, वो जैसी प्रजा चाहता है उसी का वर्णन है। और इसका प्रतिपाद्य देखें, केंद्रीय भाव अगर देखें चंद पंक्तियों में, तो वो इस तरह से है कि राजा गूंगी, बहरी, अंधी प्रजा चाहिए राजा को, जो बिना बोले, बिना सुने, बिना देखे उसकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करती रहे। राजा क्या करता है? संसाधनों पर अपना प्रभुत्व, केवल और केवल अपना प्रभुत्व जमाता है, अपनी मजबूत पकड़ बना लेता है ना। लोगों का जीवन सुखमय बनाने का लालच देता है। आपका जीवन सुखी हो जाएगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, सारे अमीर के बराबर में आ जाएंगे, है ना। ये इस तरह के लालच दे करके राजा यानी कि सत्ता वर्ग के लोग, सत्ता की जो व्यवस्था है उसके लोग जनता को संगठित नहीं होने देते। जनता अगर संगठित हो जाएगी तो उनका पर्दाफाश होगा, आए दिन होता ही है। जनता तो जनार्दन है, ये जब आ जाए अपने पर तो ये बहुत कुछ पलट देती है। इसलिए फिर भी भुलावे में, भ्रम में रखता है लोगों को। राजा लोगों को भ्रम में रखता है, भ्रम फैलाता है, तरह तरह की बातों की जाल में ना, बाग जाल में फंसा लेता है। यही उसकी सफलता का बड़ा रहस्य है। राजा या सत्ता की जो सफलता है वो इसी में निहित है। हालांकि सत्ता के विरोध में नहीं जाना चाहिए। एक व्यवस्था है, हम सब उस व्यवस्था रूपी सूत्र में बंधे हुए हैं, तो एक निश्चित रूप से, लेकिन व्यवस्था के सूत्र में बंधे होने का मतलब ये नहीं है कि एक तो बस सबको छले, है ना, एक किसी समुदाय विशेष को छल ले, पूरे देश को छलता रहे, है ना, खुद सुख भोग करे और बाकी लोग गरीबी में जिए, है ना, कुछ भी करें, ये व्यवस्था होती है। तो ये देखते हैं हम इसकी व्याख्या पर ध्यान डालते हैं। आज जनता की पहचान ही नहीं है, कुछ गरीबों की कोई पहचान ही नहीं है, मजदूरों की कोई पहचान ही नहीं है। देखते हैं इसकी व्याख्या। छोटी सी कहानी है, कथा है, तो इसको लाइन बाय लाइन इसकी व्याख्या समझने में बड़ी आसानी होगी। राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज व्याख्या से पहले बता दूं, गांधी के 3 बंदरों के बारे में हम सब ने सुना है। उसका ये मतलब है बुरा ना देखें। एक ने आंखें बंद की हुई है, एक ने कान बंद किए हुए हैं और एक ने मुंह पर उंगली धर रखी, हाथ धर रखा है। एक का मतलब है कि वो बुरा नहीं देखेगा, बुरा नहीं सुनेगा और बुरा नहीं बोलेगा। लेकिन राजा का जो यहाँ फरमान है, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं सुनेगा,
ये एक इस अलग संदर्भ में है कि बस लोग उसके हुक्म का अक्षरशः बिना झिझक के, बिना रोके टोके, बिना कुछ देखे उसके निर्णयों का खुले दिल से समर्थन करें लोग। तो देखते हैं, राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज्य में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। आंखें बंद रहेंगी तो शांति मिलेगी, ये भी एक व्यंग्य है। कुछ दिखेगा नहीं तो लोग समझेंगे कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। लोगों ने ऐसा ही किया, क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है ना। शासन के आदेश तो मानने ही चाहिए, मानने ही पड़ते हैं। जनता आंखें बंद किए किए सारा काम करती थी, और आश्चर्य की बात यह है कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वे जिंदा रहने के लिए ना देखने की ज़रूरत है ना सुनने की ज़रूरत है। क्या है फिर? लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। राजा के जो लोग थे, यानी कि मजदूरों का आप एक अंधेर नगरी जैसा हिसाब किताब, ना कोई देखे कुछ ना कुछ बोले, और उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल ले, क्योंकि देखना और सुनना जीने के लिए ज़रूरी नहीं है। आम लोगों के लिए देखना ज़रूरी नहीं है, सुनना भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा आदेश अंधेर नगरी चौपट राजा। आपने शायद यह नाटक का इसका नाम सुना हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत ही मशहूर लेकिन छोटा सा नाटक है, बहुत ही व्यंग्यात्मक नाटक है। उसको हो सके तो ज़रूर पढ़िएगा, उससे संबंधित यह पाठ है। मुझे लगता है कि उसी की थीम है ये, जिसको एक पहचान नाम से असगर वजाहत जी ने अपनी शैली में प्रस्तुत किया है। फिर हुक्म ये निकला कि लोग अपने अपने होंठ सिलवा लें। भाई देखना बंद कर दें, सुनना भी बंद कर दें, और जो बस इससे क्या हुआ? राजा का उत्पादन बढ़ गया। जो काम काज था उसके जो आउटकम्स, जो कहते हैं ना, जो मुनाफा बढ़ गया। उत्पादन बढ़ने का मतलब है मुनाफा बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा तो राजा की ठाट बाट और बढ़ेगी। फिर हुक्म ये निकला कि लोग अपने अपने होंठ सिलवा लें, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा से बाधक रहा है। लोग बोलेंगे, ज़्यादा फालतू बोलेंगे तो काम कम करेंगे तो उत्पादन अधिक नहीं होगा। तो बोलना भी बंद कर लें, होंठ सिलवा लें। लोगों ने काफ़ी सस्ती दरों पर होंठ सिलवा लिए। भाई क्या करना है, बोलना बंद कर देना है, इतना सा तो काम करना है, इसको सस्ती दर कहा है ना। मानो कि सस्ते में कोई कपड़ा सिलवा लिया हो दर्जी से, लेकिन यहाँ पर बस बोलना बंद कर दिया तो सस्ते में सब ने अपने होंठ सिलवा लिए। और फिर उन्हें पता लगा कि अब वे खा भी नहीं सकते हैं। भाई होंठ तो सिलवा लिए, पता लगा कि अब खाना भी नहीं खा सकते, भोजन पर भी आफत। फिर लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया। राजा के राज में भोजन करना भी आवश्यक नहीं समझा जा रहा है। राजा इतना निर्दयी और कठोर बनता जा रहा है। पहले आंखें बंद करवा रहा है ताकि कोई कुछ देखे नहीं, बिना देखे सब कुछ ठीक चल रहा है ऐसा समझते रहें। उसके बाद सुनना बंद करवाया, बोलना बंद करवाया, होंठ सिलवा दिया। अब क्या करना, भोजन पर भी आफत है, यानी कि भोजन भी आवश्यक नहीं समझा गया। भोजन पानी जिसके बिना तो जीवन क्या नाम है, शरीर चलता ही नहीं है। शरीर नहीं चलेगा तो जीवन का क्या करेंगे? शरीर माध्यम है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सारे धर्म बाद में है, सारी चीज़ें बाद में है, पहले शरीर सुरक्षित रहना चाहिए। उसके लिए भोजन बड़ी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इस भोजन को भी ज़रूरी नहीं माना जा रहा है। फिर उन्हें कई तरह की चीज़ें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे और वे वैसा ही करवाते रहे। राज रात दिन प्रगति करता रहा। इस तरह से राजा के राज में सब कुछ विकास के कार्य होते रहे ना। अंधी दौड़ में राजा शामिल हो गया। सत्ता के लोग अभी देखिए ना, इतने वर्षों की आज़ादी में क्या मिला देश को? बहुत प्रगति हुई है। लेकिन कोरोना काल में हमारे देश में हजारों मजदूरों की जो स्थिति हुई है वो किसी से छुपी थोड़े ना है। वो किसी से नहीं छुपी हुई है, वो व्यवस्था से भी नहीं छुपी हुई है, लेकिन व्यवस्था को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर
फिर एक दिन खैराती, रामू और छिद्दू ने सोचा कि लाओ आंखें खोलकर देख लो, आंखें खोलकर तो देखें। कौन कौन? खैराती, रामू और छिद्दू। अब तक अपना राज स्वर्ग हो गया होगा। राजा ने तो कहा था ना भाई आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, मुंह सिल लो, है ना, बोलो नहीं, देखो नहीं, सुनो नहीं, तुम्हारा राज, तुम्हारा देश, तुम्हारी दुनिया स्वर्ग की तरह से बन जाएगी। लेकिन देखा ऐसे ये सोच करके तीन लोगों ने, ये खैराती, रामू, छिद्दू ने अपनी आंखें खोली, सोचा होगा कि स्वर्ग हो गया होगा। उन तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को न देख सके। सामने में राजा फिर से खड़ा हो गया कि बस मुझे ही देखो, मैं ही विकास हूं, मैं ही तरक्की हूं, मैं ही अमीर हूं, बस मुझे देख लो तो तुम भी अमीर हो, ऐसा समझ लो, है ना। फील गुड, फील गुड, है ना, कुछ हो गुड या ना हो, फील गुड, ये एहसास राजा करवाता रहता है। और इसी एहसास के तले आम जनता, आम पब्लिक पिसती है और शोषण बढ़ता ही जाता है। यही पहचान में अंधेर नगरी और चौपट राजा में, उसमें जो है ना, बकरी किसका था, बकरी काट दो, दीवार काट दो, और इस तरह से उल्टे सीधे आदेश राजा देता है ना। जिस जो है वो उसी को कर दो, ऐसा ही कर दो, बिना सोचे समझे। वो वाला हिसाब किताब इस राजा का भी है, जो अपनी जनता को हर तरह से पंगु बना करके, बिल्कुल कहते हैं ना, असहाय बनाकर रखना चाहता है। तभी तो उसका राज फलेगा फूलेगा, तभी तो उसकी शान और शौकत बढ़ती रहेगी। यही इस कथा का, पहचान का, जहां व्यक्ति, आम जन की पहचान ही खतरे में पड़ जाती है। क्या खाएं, कहाँ जाएं, कहाँ रहें, है ना, इन सब की जो चिंता है, वो चिंता उसको उसकी पहचान से अलग कर देती है। इसीलिए ये संदेश है कि राजा जब अंधा हो, जब शासन व्यवस्था क्रूर हो, वो अपनी ही तरक्की के बारे में सोचे, तो जिसको जहां मौका मिलता है बस अपने लिए ही सोचता है, बाकी कोई जाओ, कोई खुश हो या ना हो, इस तरह की धारणा समाज में बन गई है और ये पुख्ता हो रही है। इसके बाद व्याख्या, मैं समझता हूँ इस व्याख्या से लघु प्रश्न है, बहुत अच्छे तरह से उसको, चूंकि प्रतीक है यहाँ पर, राजा भी शासन का प्रतीक है, ये रामो, छिद्दू, खैराती, ये सब भी प्रतीक हैं आम पब्लिक के, आम लोगों के प्रतीक हैं, और राजा शासन का प्रतीक है ना। और वो न देखना, न सुनना, न बोलना, ये अपने आप में ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसी बकवास वाली बात है, जहां आम जन यही समझता है कि शासन जो है वही सर्वोपरि है। और समझना उचित भी है, शासन तो सर्वोपरि है, व्यवस्था सर्वोपरि है, सिस्टम तो सिस्टम है, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए, सिस्टम में लगे हुए जो लोग हैं, सन्नद्ध जो लोग हैं, वे क्यों अमीर 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 होते जाते हैं और आम जन और गरीब 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 होता जाता है। ये एक दुश्चिंता है। इसके बाद, व्याख्या के बाद, अगर इनकी भाषिक विशेषता की बात करें तो इनकी भाषा में एक तरह की गंभीरता है। गंभीरता का मतलब ये नहीं कि जटिल है भाषा, गंभीरता युक्त सरल भाषा है। सशक्त भावों की अभिव्यक्ति करते हैं ये, बिल्कुल लाग लपेट के बिना, व्यंग्य और प्रतीकों के माध्यम से, तत्सम तद्भव उर्दू प्रधान और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते हैं। ये मुहावरेदार, इसमें भी कई मुहावरे आए हैं ना, है ना। ये मुहावरों को आप चुनें, देखें और उनका अर्थ भी समझें और उसको अपनी भाषा में, दैनिक भाषा में ऐसे मुहावरों का भी प्रयोग करें, भाषा धारदार बनती है। और व्यंग्यात्मक, प्रतीकात्मक शैली तो इनकी व्यवस्था विशेषता है, खासियत है इनकी भाषा शैली की, जहाँ व्यंग्य प्रधान है, प्रतीक प्रधान है। ऐसे प्रतीकों से, है ना, जैसे क्या नाम है, पंचतंत्र एक कथा है ना, पंचतंत्र में ऐसे ही जीव जंतुओं की कथा से के माध्यम से, जैसे पिछले वीडियो में शेर के माध्यम से, यहाँ पहचान के माध्यम से, यहाँ राजा के माध्यम से, कहीं किसी के प्रतीक को उठा करके ये व्यवस्था में जो गड़बड़ियाँ हैं, व्यवस्था जो अपने लिए चाहती है उसको उजागर करते हैं।
बहुत ही अच्छी भाषा में, सरल भाषा में। धन्यवाद धन्यवाद। अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल को दबा दीजिए, ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। जय हिंद। अभी तक वॉच करने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।